और हेडलाइंस के बाद अब देखिए आज सुबह की बड़ी खबर। आज सुबह की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग एक महीना पूरा होने के साथ ही और भीषण होती जा रही है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान पर 120 से ज्यादा बम गिराए हैं। ये बम ईरान में उन जगहों को निशाना बनाकर गिराए गए हैं जिनका इस्तेमाल हथियारों की रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा था। इन हमलों के बाद ईरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई और साथ ही आग के गोले भी उड़ते हुए नजर आए। तो मिडिल ईस्ट की जंग को एक महीना पूरा हो गया और इसी के साथ भीषण जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हालांकि ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इजराइल ने यह दावा किया कि उसने ईरान पर 120 से ज्यादा बम गिराए हैं। ये बम ईरान में उन जगहों को निशाना बनाकर गिराए गए हैं जिनका इस्तेमाल हथियारों की रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा था। यानी कि ईरान को ये बड़ी चोट है। इन हमलों के बाद ईरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई और साथ ही आग के गोले भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं ईरान पर किस तरीके से एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने, जिसके बाद ईरान को यह बड़ा झटका लगा है। ईरान इजराइल के बीच जंग काफी खतरनाक होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजरायली हवाई हमलों में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, जिसके बाद राजधानी तेहरान और करज के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट भी कर दिया गया। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक तेहरान और उत्तरी इलाकों में बड़े स्तर पर बिजली की कटौती की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली बहाल भी कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के हमलों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी बुनियादी सुविधाओं के ढांचों को नुकसान पहुंचा है तेहरान और उसके आसपास के कई इलाकों में। और ये आप प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं और इन प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि हाथों में ईरानी झंडे हैं, हाथ में अली खामनेई की तस्वीरों के साथ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और ये ब्लैकआउट, यानी कि पूरी तरह से शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। तो ब्लैकआउट की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से बिजली गुल हो गई है। और बहरहाल आने वाले वक्त में शायद यही तस्वीर तेहरान और ईरान के कई शहरों में देखने को मिलेगी, जहां पर धीरे धीरे बुनियादी सुविधाओं को अब निशाना बनाया जा रहा है ताकि इस लड़ाई के अगले फेज तक अब एंटर किया जाए। और अब बड़ी खबर, ईरान ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका ने इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमला किया है, जिसकी वजह से ईरान में बड़े पैमाने पर पावर कट करना पड़ा है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमले के बाद तेहरान, यानी कि राजधानी और अलबोर्ज प्रांतों में बिजली काट दी गई है। सरकारी ब्रॉडकास्ट IRIB पर बोलते हुए ईरान के उप ऊर्जा मंत्री मुस्तफा रजाबी मशहदी ने कहा कि पूर्वी तेहरान के कुछ हिस्सों तुशान, तपे, रिसालत और निजामाबाद में हमलों के कारण हमने एक बिजली ट्रांसमिशन स्टेशन खो दिया। हालांकि ईरानी मंत्री ने यह भी दावा किया कि इन हमलों के बाद ज्यादातर जगहों पर बिजली बहाल कर दी गई है और तेहरान का पावर ग्रिड धीरे धीरे अब वापस लाया जा रहा है। और ईरान पर जबरदस्त हमले जारी हैं। देर रात ईरान में कई जगहों को टारगेट करके हमले किए गए। वीडियो में उन्हीं भयानक हमलों का मंजर देखने को मिला है जहां पर अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। और हमलों के बाद ईरान में एक बड़ा आग का गोला फटता हुआ दिखाई दिया है। तो हमले के बाद आप देखिए किस तरह से ये धमाका हुआ है। हालांकि बिजली तो आ रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो धमाका किया गया है उसके बावजूद ये, यानी कि बिजली संयंत्र को अभी तक उड़ाया नहीं गया है। उस वक्त की तस्वीर है क्योंकि पूरे शहर में रोशनी जगमगा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे बुनियादी जो ढांचे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया गया है। जो ट्रांसमिशन सेंटर से बताया जा रहा है उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि फौरी तौर पर जो बिजली सप्लाई है वो बाधित हो। और जो मकसद है ईरान के अंदर युद्ध से पहले या पाँव रखने से पहले, ज़मीन पर बूट्स उतारने से पहले अमेरिका और इजराइल का, वो मकसद पूरा हो सके। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो हमले हो रहे हैं
हमलों की तस्वीर ईरान से आ रही है। ईरान के ऊंचे ठिकानों पर हमला न करने के ट्रंप के फैसले के बावजूद ईरान पर हमले जारी हैं। तस्वीरें ईरान के तबरीज की हैं, जहां हवाई हमलों के बाद एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में बड़ी आग लग गई और माना यह जा रहा है कि टारगेट कर प्लांट को उड़ाया गया, जिसके बाद कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखी हैं। बड़ी खबर, ईरान के ऊंचा ठिकानों पर हमला न करने के बावजूद भी अमेरिका ने किस तरीके से हमला किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान पर एक के बाद एक हमले जारी हैं, जहां इजराइल भी ईरान को टारगेट कर रहा है तो वहीं अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में बड़ी आग लग गई है और माना यह जा रहा है कि टारगेट कर इस प्लांट को उड़ाया गया है। इसके बाद कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका और इजराइल का हमला जारी है। ब्लैकआउट के बीच धमाका किस तरीके से हुआ, पेट्रोकेमिकल प्लांट को किस तरीके से उड़ाया गया। हालांकि ये तस्वीरें ईरान की उस जगह की है जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और इसी के बीच लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के झंडे लेकर पूरे शहर में ब्लैकआउट है और लोग मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ये बड़ी चोट ईरान पर की है। अब हालांकि ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है, ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के इन हमलों के बीच ईरान की बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो भी मुश्किल में हैं। बड़ी खबर इजरायल और अमेरिका के हमले की है, जहां पर आईआरजीसी को भारी नुकसान पहुंचा है। दक्षिणी तेहरान के कियान शहर में आईआरजीसी स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और माना जाता है कि इसी फैसिलिटी में आईआरजीसी के हथियार और दूसरे मिलिट्री जो सामान रखे हुए थे। देर रात हुए हमलों में इस स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। على كيان شهر جنوب شرق طهران كانت هناك ضربات إسرائيلية وأمريكية متتالية على مदर الساعات الماضية استهدفت العديد من तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप पीछे जो कमेंट्री उसमें सुन सकते हैं, जो बताया जा रहा है फारसी में कि किस तरह से इजरायली और अमेरिकी हमले में ये जो प्लांट था या कारखाना आप कह सकते हैं, फैक्ट्री था, पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब यहाँ पर फौरी तौर पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, कितने वर्कर्स काम कर रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यह हमला रात के वक्त हुआ है, यानी कि सूरज ढलने के बाद हुआ है, तो इसकी बहुत उम्मीद कम है कि ये फैक्ट्री उस वक्त काम कर रहा होगा। तो ऐसे वक्त में हमला किया गया है जब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमलों का बदला लेने के लिए अब हूती ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। हूती ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसे वक्त रहते इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर हालांकि नहीं है। यमन की ओर से पिछले 2 दिनों में तीसरी बार मिसाइल दागी गई है। इसका मतलब साफ है कि जंग का दायरा अब और भी फैलता हुआ जा रहा है और ईरान के समर्थित जो प्रॉक्सी हैं वो भी एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इजराइल इसे इंटरसेप्ट करता हुआ भी दिख रहा है। इस बीच ईरान के सहयोगी मलेशिया ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हूती ने इजराइल पर मिसाइल दागी हैं, तो इराक में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के कैंप विक्ट्री पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट से धुआं उठता दिखा है। माना जा रहा है कि हमला ईरान समर्थित गुटों ने किया है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें जहां ईरान पर एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल ने की, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि तेहरान यानी कि ईरान की जो राजधानी है तेहरान में किस तरीके से बिजली कटआउट के बाद ब्लैकआउट नजर आ रहा है।
मिडिल ईस्ट की जंग का 31वां दिन, हमला और भीषण। इजराइल का ईरान पर हमला, तेहरान में ब्लैकआउट। यूएस ने की फाइनल प्रहार की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। पाकिस्तान मध्यस्थता को बेताब, जंग भड़की बेहिसाब। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ना इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान। दोनों के हमले और घातक होते जा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के एक फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उठता धुआं ईरानी हमले का नतीजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरशेबा के पास नियोड हेवोव इंडस्ट्रियल जोन में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी। काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। वहीं इजराइल के हमलों के बाद तेहरान में बिजली गुल हो गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने के बाद तेहरान और उत्तरी इलाकों में बिजली की कटौती की गई है। इसके बाद करज और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा भी किया गया। इन सब के बीच पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रविवार को सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की और दावा किया कि इस मुश्किल समय में मुस्लिम उम्मा की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. पाकिस्तान की इस उतावली के पीछे उसका अपना डर भी छुपा है। उसे पता है कि जंग और खिंची तो इसकी आंच उस पर ही आएगी, क्योंकि पाकिस्तान पर सऊदी अरब का करीब $3 अरब का कर्ज है। इसी कर्जे की वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, लेकिन यह समझौता उसके लिए सिरदर्द बन गया है। उसे अंदाजा नहीं था कि डिफेंस डील करते ही उसे सऊदी अरब की तरफ से जंग में उतरना पड़ जाएगा। ईरान बार बार बातचीत से इनकार कर रहा है। बातचीत का ऑफर मानना तो दूर, खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने बातचीत की रजामंदी नहीं दी तो पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए 3 देशों के विदेश मंत्रियों को बातचीत के लिए बुला लिया। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्री पहुंच गए। इनका स्वागत करने के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिसलकर गिर गए। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ 1 घंटे तक फोन पर बात की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं इशाक डार की मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही ईरान की संसद के स्पीकर ने जिस जबान में अमेरिका को चेतावनी दी,
वो इशारा दे रही है कि जंग रुकने के आसार नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर MB गलीबाफ ने अमेरिका पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया। गलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका एक तरफ सार्वजनिक रूप से कूटनीति की वकालत कर रहा है, बातचीत करने की बात करता है, और दूसरी तरफ वो पर्दे के पीछे से हम पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर किसी भी तरह तनाव बढ़ता है तो ईरान उसका सख्त से सख्त जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर ईरान की सशस्त्र सेनाएं जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की संसद के स्पीकर ने यह तल्ख जबान इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जमीनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका की USS ट्रिपोली और 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, जो आमतौर पर जापान में तैनात रहती है, ये यूनिट ताइवान के पास एक्सरसाइज कर रही थी। USS ट्रिपोली पर सवार करीब 3,500 मरीन और सेलर्स को अब मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिया गया है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। लोकसभा में आज नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा होगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसके बाद सरकार नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन का पूरा खाका पेश करेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की डेडलाइन तय की है। नक्सल फ्री इंडिया की डेडलाइन से पहले लोकसभा में होने वाली ये चर्चा अहम मानी जा रही है। बंगाल चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। शुवेंदु नंदीग्राम सीट के लिए हल्दिया में नामांकन दाखिल करेंगे। शुवेंदु के नामांकन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। वहीं बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की है। अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। असम में चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज असम में रैलियों को संबोधित करेंगे। नितिन नवीन की पहली रैली सुबह 11:30 बजे मोरीगांव में होगी। वहीं दूसरी रैली दोपहर 2 बजे बोकाखाट में होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के ढेकियाजुली और तिहु में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में असम में UCC लागू कर 4 शादियों पर रोक लगाएगी। उन्होंने कहा कि असम को घुसपैठियां मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी और असम में मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि वो आज शाम 5:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने पुडुचेरी की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया है, इसलिए जनता एक बार फिर एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। दरअसल ये संवाद कार्यक्रम बीजेपी की उस चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिसमें बूथ को जीत की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। IPL में मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ आगाज किया है। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी कोलकाता ने 4 विकेट खोकर 220 रन बनाए। वहीं मुंबई ने 19.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर ही टारगेट हासिल कर लिया। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने 78 और रायल रिकेंटन ने 81 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए। कोलकाता के लिए अजिंक्य रहाणे ने 67 और अंग कृषि रघुवंशी ने 51 रन बनाए। और हेडलाइंस के बाद अब देखिए आज सुबह की बड़ी खबर। बात करेंगे हम एलपीजी संकट की, जहां आज एलपीजी को लेकर बड़ी राहत मिलने वाली है। 94,000 मीट्रिक टन वाले 2 एलपीजी टैंकर जिस भारत आ रहे हैं, जिनमें से एक आज गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहीं दूसरा जहाज 1 अप्रैल को पहुंचेगा। ऐसे में देश में एलपीजी संकट काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकार ने अब केरोसिन नियमों में ढील दी है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक हर जिले के 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी दिया जाएगा। और हेडलाइंस के बाद अब देखिए आज सुबह की बड़ी खबर। बात करेंगे हम एलपीजी संकट की, जहां आज एलपीजी को लेकर बड़ी राहत मिलने वाली है। 94,000 मीट्रिक टन वाले 2 एलपीजी टैंकर जिस भारत आ रहे हैं, जिनमें से एक आज गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहीं दूसरा जहाज 1 अप्रैल को पहुंचेगा। ऐसे में देश में एलपीजी संकट काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकार ने अब केरोसिन नियमों में ढील दी है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक हर जिले के 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी दिया जाएगा। तो भारत के लिए अच्छी खबर है कि 2 जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाले हैं और आज एक गुजरात के पोर्ट पर पहुंचेगा, जिसमें करीब 45,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा एलपीजी गैस है, और दूसरा जहाज 1 अप्रैल को पहुंचेगा, इसमें भी करीब 45,000 से ज़्यादा
एलपीजी गैस मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 94,000 मीट्रिक टन इस वक्त एलपीजी भारत आ रहा है और इसका फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा जो इस वक्त एलपीजी के लिए लंबी कतारों में लग रहे हैं। और इसके साथ ही एक और अच्छी खबर यह है कि सरकार ने केरोसिन के नियमों में ढील दी है और अब कई पेट्रोल पंप्स पर केरोसिन दी जाएगी देश के कई राज्यों में। एलपीजी संकट के बीच आज भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रसोई गैस की किल्लत झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है और अफवाहबाजों के मुंह पर ताला लगने वाला है, क्योंकि 2 और जहाज एलपीजी का भंडार लेकर भारत पहुंच रहे हैं, वो भी 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर। एक जहाज BWTYR तो आज ही गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा, जबकि दूसरा जहाज BWELM 1 अप्रैल को पहुंचेगा, जिन पर 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है और इन जहाजों को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। जाहिर है कि इतनी बड़ी खेप आने से देश को बड़ी राहत मिलेगी। एलपीजी संकट कम होगा और जगह जगह लग रही लाइनें भी खत्म होंगी। हालांकि सरकार ने तेल गैस संकट से निपटने के लिए रविवार को एक और बड़ा फैसला लिया। अब से अगले 60 दिनों तक हर जिले के 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिलेगा। पेट्रोल पंप वही होंगे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियां चला रही हैं। पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए ही होगा। हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। सभी सुरक्षा नियमों और संचालन गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। केरोसिन के स्टॉक, सप्लाई और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती हैं। केरोसिन बांटने वाले एजेंट और डीलरों को कुछ लाइसेंस लेने से छूट दी गई और टैंकरों से केरोसिन उतारने के नियम भी आसान किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि देश में तेल या गैस की कोई कमी है, बल्कि सरकार साफ कर चुकी है कि देश में स्टॉक पर्याप्त है। बावजूद इसके सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए ये छूट दी गई है। हालांकि अफवाहबाज और कालाबाजारी करने वाले इस संकट को और बढ़ाना चाहते हैं। शहर शहर ये गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। भोपाल में खाद्य विभाग ने 4 से 5 लोगों को पकड़ा जिन्होंने 59 सिलेंडरों को छिपा कर रखा था। हालांकि सूचना पर पहुंची टीम से सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। तो लखनऊ में पेट्रोल पंप का क्राइसिस तो खत्म हो चुका है, लेकिन एलपीजी को लेकर अभी भी लाइनें लग रही हैं और पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। वहीं आज एक एलपीजी टैंकर के पहुंचने से देश के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही जबरदस्त हंगामा हो गया है। मालदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आसिफ महबूब को उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध जताया। चंचल विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान पर भी गुस्सा निकाला। घंटों तक कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 284 कैंडिडेट्स के नाम हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट दिया है। इधर बंगाल चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। आज सीएम ममता दक्षिण और पश्चिम मेदिनीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाली है। तो आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, ওরা কোনো ধর্ম মানে না। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी और नारेबाजी की ये तस्वीर बंगाल के मालदा की है और ये हंगामा बरपा है पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद। कांग्रेस कार्यकर्ता इतने नाराज हैं कि अपने ही दफ्तर के फर्नीचर को आग के हवाले कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आते ही मालदा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मालदा दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंचल सीट से जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अंजलि जॉनी को उम्मीदवार चुना जाए।
उन्होंने धमकी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो अपना विरोध जारी रखेंगे और मतदान नहीं करेंगे। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। भवानीपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। मुर्शिदाबाद जिले में हर बार एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है। उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं। इस तरह का भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। बंगाल चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को उतारे जाने पर बीजेपी और टीएमसी ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उनकी हार की भविष्यवाणी कर दी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी इस देश के बहुत पुराने नेता है, एक्सपीरियंस लीडर है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा लड़ा था अपनी सीट से और बीजेपी के दमदार कैंडिडेट के कारण उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस अपनी कैरियर की इस अंतिम पड़ाव में आकर जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी का एमएलए है। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि इधर बीजेपी जीतेगा या तो अधीर दा के वोट काटने से टीएमसी जीतेगा। अधीर दा का जीतने का कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के वोट देवा এই নির্বাচনে বা অধীর বাবুদের ভোট দেওয়া বা সিপিএম কে ভোট দেওয়া বা হুমায়ুন বাবুর পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। সারা ভারতবর্ষে দেখুন যত রাজনৈতিক দল আছে সব রাজনৈতিক দল থেকে ভেঙে বিজেপির কাছে চলে যাচ্ছে, আর তৃণমূল একমাত্র দল বিজেপি ভেঙে তৃণমূলে আসছে। इधर आज बंगाल चुनाव के सबसे बड़े संग्राम नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर्चा भरेंगे। हल्दिया में होने वाले शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होने वाले हैं। नंदीग्राम सीट शुवेंदु अधिकारी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 2021 चुनाव में शुवेंदु सीएम ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा चुके हैं। तो अब की बार भवानीपुर में ममता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ममता बनर्जी निजे हारबे, তার দলকে নিয়ে হারবে, ও সবাই হারবে। পাবলিক রেডি হয়ে গেছে। আমাকে এখানে আমি কয়েক হাজার লোককে মিট করেছি, বলেছে গুন্ডামির বিরুদ্ধে এখানে নীরব বিপ্লব হবে, চুপচাপ পদ্মে ছাপ হবে। আমাকে তো একজন দাদা বললেন মোদিজি ঠিক লোককে পাঠিয়েছে, আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আমি এইটা শুনে আমি প্রীত, ভরসা আছে জনগণের। নন্দীগ্রামেও হারিয়েছি, ভবানীপুরের জনগণ আমাকে সামনে রেখে উনাকে হারাবে। সবচেয়ে বেশি সমর্থন আজকে আমি মহিলাদের এবং বয়স্ক মানুষদের পেয়েছি। जनता तैयार है, परिवर्तन का लहर है। शुवेंदु ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो चुनावी सभाओं में ममता के निशाने पर भी बीजेपी है। बांकुरा की रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने मछली और बंगाल का नाम लेकर इमोशनल कार्ड खेला। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা। आज भी ममता बनर्जी दक्षिण और पश्चिमी मेदिनीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी। एक तरफ ममता चुनावी बिसात बिछाने में लगी हैं, तो वहीं पार्टी के पुराने नेताओं को भी वापस लाया जा रहा है। टीएमसी ने पूर्व सांसद शांतनु सेन का निलंबन वापस ले लिया है। उन्हें आज से पार्टी में बहाल कर दिया जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेपकांड के दौरान पार्टी विरोधी टिप्पणी को लेकर टीएमसी ने शांतनु को निलंबित कर दिया था। भूतपूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेनेर
যে সাসপেনশন ছিল, দল থেকে যাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, সেই সাসপেনশন উইথড্র করে নেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সাসপেনশন আজ থেকে प्रत्याहार করে নেওয়া হচ্ছে। सियासी दलों के वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। चुनाव आयोग ने कोलकाता इलाके के 31 थाने के इंचार्ज अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। पूरे बंगाल भर में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं। और असम विधानसभा चुनाव में प्रचार से जोट ने पकड़ लिया है और आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन असम के मोरीगांव और बोकाहाट के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नितिन नबीन की सुबह 11:30 बजे मोरीगांव में, जबकि दोपहर 2 बजे बोकाघाट में विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस रविवार को असम के नीलवाड़ी में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में उनकी सरकार यूसीसी लागू करके 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाएगी। तो आज बीजेपी का प्रचार जारी रहेगा असम में। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को लेकर अपनी बात कही थी। आज बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन 2 जगह पर प्रचार भी करेंगे और साथ ही 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें दोपहर 2 बजे बोकाघाट में एक विशाल रैली को संबोधित करना है। और इस बीच असम के नलवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा था कि घुसपैठियों के असम में आने के पीछे की वजह कांग्रेस रही है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद एक एक घुसपैठी को बाहर किया जाएगा और साथ ही बहुत ही जल्द असम में यूसीसी भी लागू किया जाएगा। बंगाल और असम से घुसे हुए घुसपैठिया देश भर में पहुंचे। चुनाव आयोग एसआईआर करा, ये राहुल गांधी इसका विरोध कर। मैं पूछना चाहता हूं नलवाड़ी की माताओं बहनों को, दीदी लोगों को, नलवाड़ी के युवाओं को, हमारी मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? चुनाव आयोग एसआईआर कराकर घुसपैठिए को निकाल। अरे कांग्रेस पार्टी इनको रोकने का काम करे। आप डरिए मत, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की एक घुसपैठिए को हम डिटेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और डिपोर्ट कर जहां से आए हैं वहां वापस भेजने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में तलवारबाजी और करतब दिखाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रामनवमी जुलूस के दौरान सड़कों पर उमड़ी भीड़ के बीच तलवारबाजी और करतब दिखाने के दौरान चाकू लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से शहर के सड़कों पर जुलूस के साथ लोगों का जमावड़ा है। यहाँ रामनवमी के जुलूस के दौरान तलवारबाजी और धारदार हथियार से करतब दिखाने की परंपरा है। इस दौरान लोग काफी संख्या में घायल होते हैं और इस बार तलवारबाजी की चपेट में आकर 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस का आयोजन एकादशी के दिन किया जाता है, जो कि 36 घंटे चलता है और इस बार करीब 130 अखाड़े अपनी अपनी झांकियों को लेकर जुलूस में निकले। तो हजारीबाग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामनवमी का जुलूस यहाँ काफी प्रसिद्ध है, जो 36 घंटे तक चलता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से राम भक्त आते हैं। हजारीबाग में शोभा यात्रा और जुलूस अभी भी जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं, बल्कि जुलूस के दौरान अलग अलग अखाड़ों के बीच विवाद होने की खबरें भी सामने आती रही है और ऐसे में अब एक बार फिर से झड़प की खबर सामने आई। तलवारबाजी और करतब दिखाने में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं धारदार हथियार से करतब दिखाने में 400 लोग
घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, झारखंड के हजारीबाग की ये तस्वीरें, जहां 400 लोग घायल हो गए तो वहीं 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। और झारखंड के हजारीबाग में बच्ची के साथ बर्बरता के खिलाफ आज बीजेपी ने बंद का कॉल दिया है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ रेप और बर्बरता से हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बीजेपी ने हजारीबाग के सभी ब्लॉक बंद बुलाए हैं। इस मामले में आईपीएस एन शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, जिसके विरोध में बीजेपी ने ये बंद का ऐलान किया है। तो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक बच्ची के साथ रेप और बर्बरता के इस मामले में बीजेपी की ओर से हजारीबाग में आज बंद का ऐलान किया गया है और मांग की गई है जो दोषी हैं उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद बीजेपी की ओर से ये बंद का कॉल दिया गया है। आवाम और लोग यहाँ बहुत ही गुस्से में हैं और उनका कहना है कि पुलिस को तुरंत उस दरिंदे को पकड़ना चाहिए और परिवार को और बच्ची के माता पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी एविडेंस है, सर्च सीजर और पैकिंग का काम किया गया है, डॉग स्क्वाड भी आई थी और इस संबंध में जांच चल रही है। तकनीकी पक्ष पर भी काम हो रहा है। अभी कई लोगों के संदिग्धों के सीडीआर वगैरह निकाले जा रहे हैं और कांड का उद्भेदन जल्द ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 25 साल पुराना मंदिर तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जहां शहर कोतवाली इलाके के चुंगी चौराहे पर दुर्गा माता का मंदिर था, जो सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने आदेश पर कार्रवाई करते हुए मंदिर को गिरा दिया। हालांकि इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। दरअसल मंदिर पर बुलडोजर चलाने से ड्राइवर ने पहले डर कर मंदिर तोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाया गया। तो वहीं नायब तहसीलदार ने खुद हथौड़ी छेनी लेकर वहां स्थापित मूर्ति को जमीन से अलग किया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और इसी क्रम में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के पास दुर्गा मंदिर है, जो कि चौड़ीकरण के जद में था, जिसे तोड़ दिया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी जताई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार की, जो कि खुद हथौड़े और छेनी से वो मंदिर की मूर्ति को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर की तस्वीरें, हथौड़े और छेनी से जो माता दुर्गा की तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और एसडीएम की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हाथ जोड़ते हुए तस्वीर है। किस तरीके से जो मंदिर था वो 25 साल पुराना ये मंदिर था और सड़क चौड़ीकरण के दौरान ये मंदिर जो है वो बीच में आ रहा था, वो जद में आ रहा था और इसे हटाना पड़ा, जिनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्क के पास में बनी हुई है मजार, बीचों बीच छोड़ दी गई, इधर भी रोड बन गई, उधर भी रोड बन गई। मंदिर अरे उधर साइड में निकलने के लिए कोई मना तो करता नहीं था, सीधे रोड पे बनी वो नहीं तोड़ी जा रही हैं। हमारे मंदिर वो तोड़े जा रहे हैं। गलत तरीकों को अख्तियार किया जा रहा है। पहले वहाँ पे फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद मूर्तियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। नायब तहसीलदार जी खुद हथौड़ी लेकर के जुटे हैं। ये कौन सा तरीका है? इनकी हैसियत है किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल को तोड़ दे? ये केवल हिंदू सही समझौता है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और डीएम राजा गणपति के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन के मुताबिक सड़क को चौड़ा करने के लिए मंदिर को हटाया जाना जरूरी था। ऐसे में मूर्ति को शहर के ही शक्ति मंदिर में रखा गया है। जानते हैं कि ये कैप्टन मनोज पांडे चौराहा है, हमारे देश के बहुत ही सम्मानित शहीद हैं, उनके नाम से चौराहा है। इस चौराहे का विकास सुंदरीकरण करने के लिए लगभग 3 करोड़ का धनराशि स्वीकृत हुई है। उसी क्रम में एक ये जो मंदिर था, इसमें इसको हटाने के लिए यहाँ के सभी सम्मानित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से पहले वार्ता की गई। आम सहमति के द्वारा पूरे विधि विधान से और यहाँ के जो पूजा करते हैं पंडित जी, उनकी उपस्थिति में यहाँ से मूर्ति विस्थापित करके दूसरे मंदिर में उसी विधि विधान से सम्मानपूर्वक स्थापित की जा रही है। और ये जो हमारा चौराहा है, हमारा ये पूरा जंक्शन है, इसके विकास के लिए और पूरे शहर के सुंदरीकरण में किया गया एक सार्थक प्रयास होगा।
और शामली के कैराना में महिला पर सरेराह हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला पर हमला करने का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आरोपी की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। आरोपी ने पहले महिला के साथ गाली गलौज की, फिर मारपीट शुरू कर दी। उसने महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। अब महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। अब पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी युवक काफी समय से उसे परेशान कर रहा था और अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल भी करता था। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे बीच सड़क पर रोककर मारपीट की। तो शामली की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ बताया जा रहा है कि अभद्रता की गई। ये बाइक पर सवार व्यक्ति है और महिला को आप देख सकते हैं कि वो आपको हिजाब में नजर आ रही है। अब ये बाइक से उतरता है, फिर महिला के साथ ये बदतमीजी करने लगता है, महिला को मारने लगता है। महिला का कहना है कि लंबे वक्त से वो उससे रिश्ता बनाना चाहता था। उसे अश्लील फोटो भी दिखाकर उसने ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। जब महिला ने उसके हामी नहीं भरी इन बातों को लेकर, तो उसने बीच सड़क पर महिला के साथ मारपीट की। गाजियाबाद के मोदी नगर में रविवार को दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वारदात में दोनों पक्षों की ओर से कुल मिलाकर आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मामला महमदपुर कदीम गांव का है, जहां दोनों पक्षों के बच्चे बाहर खेल रहे थे और खेल के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शोर सुनकर उनके घर वाले भी बाहर आ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और गाली गलौज होने लगी। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई और इसमें बच्चों, महिलाओं के साथ साथ कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। और मथुरा के फराह चौराहे पर रविवार को पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। झगड़े के दौरान एक पक्ष के लोग पथराव करने लगे, जिसमें नाबालिग बच्ची भी पत्थर फेंकते नजर आई है। करीब आधे घंटे तक जमकर बवाल हुआ, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी बाज नहीं आए और पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी करते रहे। ये पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले बाल बाल बचे हैं। इसी तरह पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी पकड़ा गया है। तो मथुरा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ और मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें पुलिस वाले भी बाल बाल बचे। थाना फरे क्षेत्र में एक भूरा है, भूरा कबाड़ी है और इसके ऊपर पीतम के पैसे थे 4,500 रुपये। पीतम अपने पैसे लेने के लिए इसके पास आया था। दोनों बैठ के अंदर बात कर रहे थे। वहीं इनमें आपस में कुछ मनमुटाव हुआ, जिस कारण से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग आए और आके दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। और इसी को लेके थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उचित कार्रवाई की जाएगी मुकदमा पंजीकृत कर, और जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पथराव की वजह इनका झगड़ा ही रहा आपस में, क्योंकि पैसों के लेन देन के ऊपर ही झगड़ा शुरू हुआ था, उसी वजह से पथराव हुआ। अलग अलग समुदाय के दोनों लोग हैं, हिंदू और मुसलमानों में को लेकर भी विवाद है। अलग अलग समुदाय के हैं, पर ये लोग पहले से पूर्व से परिचित हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इनका आपस में लेन देन रहता है, तो उसी को लेके विवाद हुआ है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी दबिश दी जा रही है इसमें और गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है, परंतु पूछताछ के लिए कुछ लोगों को पकड़ा गया है।